दांतों में सूजन होना, दांतों में दर्द होना, मसूड़ों में दर्द होना, इसके बारे में। ऐसे ही एक और प्रॉब्लम है मसूड़ों में ब्लीडिंग होना, और लोगों को लगता है कि ये प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन है, ये तो ठीक हो जाएगा। तो ये समस्या कितनी गंभीर हो सकती है? सो मसूड़ों से ब्लीडिंग होना, इसका मतलब ये आपकी बॉडी कह रही है आपको कि भाई मसूड़ों में कुछ इश्यू है, जी। कुछ तकलीफ है, और आप प्लीज अभी इस पे ध्यान दीजिए। हम्म। ये आपकी बॉडी आपको चीख चीख के कह रही है कि अब इसमें एक्शन की जरूरत है। आप जो भी कर रहे हैं, ब्रशिंग या जो भी, वो सही नहीं हो रही है, हम्म। कहीं तो उसमें कुछ तो कम रह रहा है, इसलिए बॉडी आपको बोल रही है ब्लीडिंग के तरीके से। जी। तो अगर ब्लीडिंग हो रही है, एज सुन एज पॉसिबल आप प्लीज डेंटिस्ट को विजिट कीजिए। और जैसे मैंने कहा कि स्केलिंग इज द फर्स्ट स्टेप, वो ट्रीटमेंट की आपको 99% जरूरत होगी, जी। वो स्टेप करवाइए। ऐसे कई टूथपेस्ट आते हैं जिन पे लिखा होता है कि ट्रीट्स ब्लीडिंग गम्स या स्टॉप्स ब्लीडिंग गम्स। जी। वो सिर्फ ब्लीडिंग को रोक रहे हैं, वो एक्चुअली ब्लीडिंग का ट्रीटमेंट नहीं कर रहे। वो जो टार्टर की वजह से ब्लीडिंग हुई है उसको वो ट्रीट नहीं कर रहे। तो आपकी ब्लीडिंग रुक जाएगी, जिसकी वजह से आप शायद एक्शन न ले, लेकिन जो ब्लीडिंग की वजह, जो एक्चुअल कारण था टार्टर और प्लाक, वो वैसा ही रहेगा। सो आपका नुकसान है, बिकॉज डिजीज अंदर चल रही है और अब आप शायद एक्शन भी नहीं ले रहे क्योंकि ब्लीडिंग रुक गई, बस उसके लक्षण कम हो गए। सो वो सिम्टम्स नहीं है तो आपने एक्शन भी लेना बंद कर दिया, बट प्रॉब्लम बढ़ती रहेगी। सो इंपॉर्टेंट है, वैसे टूथपेस्ट पे मत जाइए, उन पे रिलाय मत कीजिए। आप विजिट कीजिए एक डेंटिस्ट को, एक राउंड स्केलिंग करवाइए, क्लीनिंग करवाइए, एंड 99% आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो उसका दूसरा कोई कारण हो सकता है। जैसे अगर आपके दांत आगे पीछे है, या दांतों में कैप लगी हुई है, फिलिंग्स की हुई है, और वो शायद अगर एकदम सही तरीके से नहीं हुई हो तो वहां खाना फंसने के चांसेस ज्यादा होते हैं, वहां प्लाक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, जिस वजह से अगेन ब्लीडिंग ज्यादा होती है। तो अगर वैसे कोई कारण है तो उसको करेक्ट करना है। दांत आगे पीछे तो भाई उनको ब्रेसेस लगा के सही लाइन में लाइए। सिंपल सा लॉजिक है, जब प्लेन सरफेस होती है या प्लेन चीजें होती है उसको साफ करना इजी होता है। अगर आगे पीछे होगा, खुरदुरा होगा, तो उसको साफ करना डिफिकल्ट होगा। सो वही लॉजिक दांतों में भी अप्लाई करता है। अगर आपके दांत आगे पीछे तो आप इजीली साफ नहीं कर पाए, अगर दांत लाइन में है तो आप इजीली साफ कर पाएंगे। और अगर आपकी कोई फिलिंग हुई है जो मसूड़ों पे इंजरी दे रही है, या आपका कैप है जो प्रॉपर फिट नहीं हो रहा है, तो वो आपको रिप्लेस करवाना पड़ेगा। कई बार एक टाइम के बाद भी उनको रिप्लेस करवाना जरूरी पड़ जाता है, क्योंकि जैसे जैसे हम ग्रो होते हैं वैसे वैसे अपने मसूड़े नेचुरली भी नीचे जाते हैं, तो वो कैप एक्सपोज हो जाती है। तो कभी कभी ग्रोइंग एज में अगर कैप लगाई हो तो उनको रिप्लेस करना पड़ता है, नहीं तो जरूरत नहीं है। अगर एवरीथिंग इज फाइन, नथिंग टू डू, आप अपना हेल्थ मेंटेन कीजिए, ब्रशिंग कीजिए, फ्लॉसिंग कीजिए, आपको डेंटिस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी डॉक्टर, कई लोगों को ऐसा भी लगता है कि हमने अगर फ्लॉस कर लिया तो उससे हमारे मसूड़ों में कुछ तकलीफें आ जाएंगी, कुछ ब्लीडिंग वगैरह हो सकता है, तो क्या ये सही है? सो ये एक्चुअली इनिशियली सही है, और जब आप फ्लॉसिंग स्टार्ट करते हैं तो मसूड़ों में से ब्लीडिंग होती है। मैं हर अपने पेशेंट को ये गाइड करता हूँ, जब आप फ्लॉसिंग करोगे तो इनिशियली 5 से 7 दिन ब्लीडिंग होगी। क्यों होगी? क्योंकि आपने जिंदगी में कभी फ्लॉसिंग नहीं की है, तो वो उधर के जो गम्स है आपके, वो सोर है, वो वैसे ही वो बहुत जल्दी सोर होते हैं। आपने 20 साल 30 साल तक कभी उनको साफ ही नहीं किया तो वो बेचारे तो सोर है, तो वो इनिशियली ब्लीडिंग होगी उनमें। जैसे जैसे आप उनको साफ करते जाएंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, वो ब्लीडिंग कम होती जाएगी। जैसे मैं पेशेंट्स को समझाने के लिए बोलता हूँ, आप नया नया जिम जाते हैं तो पहली बार वेट्स उठाते हो तो बॉडी दुखती है, यू हैव मसल सोरनेस, पहले 5-7 दिन पूरी बॉडी दर्द करती है। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम है, इसका मतलब ये था कि आपकी बॉडी उस चीज के यूज्ड टू नहीं थी, तो इनिशियली बॉडी को टाइम लगेगा उसको यूज्ड टू होने में। बट डोंट स्टॉप फ्लॉसिंग। ब्लीडिंग दिखी कि आपने फ्लॉसिंग बंद कर दी तो वो बहुत गलत बात है, क्योंकि फ्लॉसिंग न करने की वजह से गंदगी हो रही है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो रही है। फ्लॉसिंग वो गंदगी को साफ करेगी, तभी ये साइकिल टूटेगा। उसको टूटने के लिए आपको फ्लॉसिंग करना जरूरी है। हाँ, एक्सट्रीम केसेस, अगर आपको फ्लॉसिंग का सही तरीका नहीं पता है और आप बहुत जोर से कर रहे हैं तो आप गम्स को डैमेज कर सकते हैं, जिससे ब्लीडिंग हो सकती है। तो उसके लिए भी ऑल्टरनेटिव्स हैं, जिसमें जोर लगाना भी चाहो तो नहीं लगेगा और इतना दिमाग भी नहीं लगाना पड़ेगा। सो यू कैन, देयर आर ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल जिसमें वो काम इजी हो जाता है। बट इंपॉर्टेंट चीज है उसको कंटिन्यू करना। एक और मिथ है कि शायद फिलिंग निकल जाएगी या कैप निकल जाएगी।
वो इतने मामूली धागे से अगर आपकी फिलिंग और कैप निकल गई तो आप क्या खाने वाले हो? उस दांत में फिर क्या बचा? अगर आपके मन में वो डर है कि उस धागे से जिसको खींच के तोड़ा जा सकता है लिटरली, तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। तो वो मन में डर है, वो मन की बात है, ऐसा कभी होता नहीं है यूजुअली, अनलेस आप बहुत ज्यादा ही प्रेशर लगा रहे हैं या कुछ गलत कर रहे हैं। अगर आप सही तरीके से करेंगे तो आपकी फिलिंग्स और कैप्स नहीं निकलती है। फ्लॉसिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट मैं हंसते खेलते अपने पेशेंट्स को हमेशा बोलता हूँ, आप लोग फ्लॉस नहीं करते हो इसके लिए तो मेरा बिजनेस चलता है, इसलिए तो मुझे इतने पेशेंट्स मिलते हैं। तो अगर आप फ्लॉस नहीं करोगे तो बहुत अच्छी बात है, मैं एक और नई गाड़ी खरीदूंगा। क्योंकि लोग फ्लॉस नहीं करते, सबको पता होता है बट नहीं करते। तो प्लीज स्टार्ट फ्लॉसिंग, डेंटिस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। जी डॉक्टर, अभी आपने कहा कि कुछ अल्टरनेटिव तरीके भी होते हैं, तो उनके बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए। सो फ्लॉसिंग बेसिकली होता है, एक धागा होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक फ्लॉस है, तो ये एक धागा होता है, ठीक है। आपको इसको हर दांत के बीच में ऐसे पकड़ के पास करना है, जो मेरे हिसाब से मेरे लिए भी बहुत डिफिकल्ट है। तो मैं अपने पेशेंट से एक्सपेक्ट नहीं करता कि कोई इतना टाइम देगा, मिरर के सामने खड़े होके इनको पास करेगा। मैं खुद नहीं कर पाता। मैं 60 ईयर ओल्ड आदमी से, औरत से क्या एक्सपेक्ट करूं कि वो भी करेंगे, और जोश जोश में पहले 2 दिन करते, तीसरे दिन सब छोड़ देते। तो उससे अच्छा वाटर फ्लॉसर नाम की एक चीज आती है, जो अभी फ्रीली मार्केट में अवेलेबल है। आपको चाहिए तो कोई केमिस्ट के शॉप में भी मिल सकती है, या आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं। ऑनलाइन सब जगह पे अवेलेबल है। हाँ, एक नुकसान ये है कि थोड़ा सा कॉस्टली है, 1.5 से 2.5-3 हजार की रेंज में आता है। वो एक बेसिकली हैंड हेल्ड मशीन है, जैसे अपन इलेक्ट्रिक ब्रश हो वैसी छोटी सी मशीन है। उसमें आपको पानी ऐड करना है, आपको मन हो तो थोड़ा सा माउथ वॉश ऐड कर सकते हैं। उसमें से पानी का एक जेट निकलता है। मैं पेशेंट्स को समझाने के लिए बोलता हूँ, होली की पिचकारी जैसा उसमें से जेट निकलता है। तो बेसिकली जब आप वाटर फ्लॉस यूज करते हैं, आपको 2 दांतों के बीच और मसूड़ों के बीच का जो गैप है, उधर उसको पॉइंट करना है और सिर्फ वो पानी का स्प्रे करना है। अब फ्लॉसिंग में तो आपने ऊपर से डाला और निकाला, तो एक डर था कि फिलिंग निकल जाएगी, कैप निकल जाएगी। ये तो आप साइड से मार रहे हैं, तो इसमें वो फिलिंग और कैप निकलने का भी डर नहीं है। वो एक फायदा है। और ये क्योंकि पानी है, इससे नुकसान होने का भी कोई चांस नहीं है कि भाई मैंने बहुत जोर से कर लिया तो वो सारे नेगेटिव्स इसमें निकल जाते हैं। दांत बहुत अच्छे से साफ होते हैं। इनफैक्ट मैं जब ब्रश करता हूं, उसके बाद मैं जब फ्लॉस करता हूं, तो फिर भी खाने के टुकड़े निकलते हैं आफ्टर ब्रशिंग। अच्छे से 2-2.5 मिनट दिल से ब्रश करने के बाद भी जब मैं फ्लॉस करता हूं, तो कम से कम 2-3 खाने के ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स टुकड़े मुझे दिखते हैं फ्लॉसिंग के बाद। मतलब वहां मेरा ब्रश नहीं पहुंचा था, चाहे मैंने कितना ही अच्छे से किया। तो ऑब्वियस सी बात है, नॉर्मल लोगों में भी शायद नहीं पहुंच रहा। सो फ्लॉसिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप थ्रेड यूज कर सकते हैं तो उससे अच्छा कुछ नहीं। थ्रेड को कोई बीट नहीं कर सकता। अगर आपको थ्रेड यूज करना नहीं जमता है, इतना एफर्ट नहीं देना है, डर है, वाटर फ्लॉसर यूज कीजिए। दैट्स द नेक्स्ट बेस्ट थिंग अवेलेबल। और उससे गम्स की मसाज भी हो जाती है, गम्स हेल्दी रहते हैं। हाँ, इनिशियली ये भी यूज करेंगे तो पहले 7 दिन गम्स ब्लीड करेंगे, वो नॉर्मल है, लिव विथ इट। 7 दिन बाद धीरे धीरे ब्लीडिंग नेक्स्ट टू 0 हो जाएगी एंड यू विल बी फाइन एंड कंटिन्यू डूइंग इट। जी डॉक्टर, कई बार ऐसे भी होता है कि हम आर्टिफिशियल टिथ लगा लेते हैं, तो उससे हमारे मसूड़ों पर कुछ असर पड़ता है क्या? उससे कुछ नुकसान होता है, या फिर कौन सी केयर है जो हमें लेनी चाहिए? सो एक बहुत कॉमन मिथ है कि अब दांत पे कैप लग गया, अब उसमें कुछ नहीं होगा, या दांत में रूट कैनाल हो गया फॉर एग्जांपल, अब उसमें कुछ नहीं होगा। ये बहुत ही गलत है। इनफैक्ट जिस दांत में कैप लगी है उसमें कीड़ लगने के या डीके लगने के चांसेस ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि अभी उसमें एक कैप का और एक दांत का जंक्शन है, जहां पे एक सीमेंट भी है, और सीमेंट सोल्यूबल होती है। तो वो धीरे धीरे, क्योंकि मुंह में तो 1000 तरीके की चीजें जाती है, एसिडिक होती है, बेसिक होती है, ठंडा, गर्म, खट्टा, 1000 तरह की चीजें, तो धीरे धीरे वो सीमेंट डिसॉल्व होता है, नेचुरल है वो। तो अब अगर उधर आपने साफ नहीं रखा तो वहां जो गैप क्रिएट हुआ है, वहां से डीके होने के चांसेस और भी ज्यादा हो जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट ये है कि कैप लगे हुए दांतों में, फिलिंग के दांतों में, क्योंकि वहां एक इंटरफेस है, 2 चीजें मिल रही है, तो वो जंक्शन हमेशा वीक होता है, चाहे कोई भी चीज में हो। तो वो चीज को आपको और भी ज्यादा अच्छे से मेंटेन करना है। उसके लिए आपको कुछ आउट ऑफ द वे नहीं करना है, वही रूटीन ब्लशिंग, फ्लॉसिंग करनी है। अगर आपने वो किया, इट डज द जॉब, उससे ज्यादा की कोई जरूरत नहीं है। और रूटीन हर 6 महीने में चेकअप करवाइए, क्योंकि कई बार ये कैप के नीचे या फिलिंग के नीचे लगे हुए डीकेज से आपको पेन भी नहीं होगा जी,
और हमको भी कई बार चेकअप्स में नहीं दिखाई देगा, हमको उसको एक्सरे लेके चेक करना पड़ता है, और क्योंकि पेन नहीं होता है तो इमीडिएट एक्शन नहीं लेता है कोई। सो इम्पोर्टेंट है हर 6 महीने में, साल भर में डेंटिस्ट को दिखाइए, उसके रूटीन फॉलोअप एक्सरेज लेते रहिए, सो दैट अगर कुछ हो तो आप उसको जल्दी पकड़ सके। इम्पोर्टेंट है अर्ली ट्रीटमेंट। जी डॉक्टर, मैंने ऐसे भी सुना है कि प्रेगनेंसी के दौरान हमारे गम्स की जो समस्या है वो बढ़ जाती है, कुछ ज्यादा हो जाती है, तो इसका क्या रिलेवेंस है, क्यों होता है ऐसा? तो ये कई बार देखा जाता है कि जो प्रेग्नेंट लेडीज होती है उनमें गम इश्यूज बहुत होते हैं, मसूड़ों की तकलीफ ज्यादा होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि प्रेगनेंसी में जो बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं उस वजह से बॉडी का रिस्पॉन्स एग्जैजरेट हो जाता है। बॉडी रिस्पॉन्स जो शायद 10 टाइम्स देती वो अभी 100 टाइम्स रिस्पॉन्स दे रही है। तो बॉडी जो ब्लीडिंग गम्स है, मसूड़ों में सूजन आना, प्रेगनेंसी जिंजिवाइटिस हम बोलते हैं इसको, इट्स एन एक्सेप्टेड टर्म एंड एन एक्सेप्टेड इशू कि इसमें प्रेगनेंसी में जिंजिवाइटिस या गम इश्यूज बढ़ते हैं। तो इसको प्रिवेंट कैसे करना या इसको ट्रीट कैसे करना, बेसिक सी बात है। एज सुन आपको मालूम पड़े भाई यू आर प्रेग्नेंट एंड यू आर कैरिंग अ चाइल्ड, आप थोड़ा ओरल हाइजीन पे और ज्यादा ध्यान दीजिए। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज प्रूवन रिसर्च है कि अगर आपके मसूड़ों की हेल्थ सही नहीं है तो वो आपके बेबी को आपकी बॉडी में भी अफेक्ट करती है। तो इस पे थोड़ा ध्यान आपको ज्यादा देना है। सो आप ब्रशिंग फ्लॉसिंग अच्छे से कीजिए। हम रूटीन ट्रीटमेंट्स डेंटल के प्रेगनेंसी में थोड़े अवॉइड करते हैं, स्पेशली फर्स्ट 3 मंथ्स और लास्ट 3 मंथ्स। तो ये क्रिटिकल टाइम में हम यूजुअली बेसिक ट्रीटमेंट्स अवॉइड करते हैं जहां तक हो सके। बीच की जो 3 महीने होते हैं जिसको हम बोलते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर, वहां अगर जरूरत हो तो हम ट्रीटमेंट्स कर सकते हैं सेफली। ऐसी कोई तकलीफ नहीं है कि अरे प्रेगनेंसी में डेंटिस्ट के पास जाना नहीं चाहिए, या ये एक्सरेज भी सेफली लिए जा सकते हैं, हम ट्रीटमेंट्स भी सेफली कर सकते हैं, रूट कैनाल्स भी, इम्प्लांट्स, एक्सट्रैक्शन, हमको जो जरूरत हो हम सब कर सकते हैं। बच्चों के हिसाब से सेफ पेन किलर्स और एंटीबायोटिक्स भी है, तो वो दिक्कत नहीं है। हाँ, बट आपको जरूरत ना पड़े उस चीज का ध्यान रखिए। इंपॉर्टेंट वो है कि आपको उस चीज के कोई ट्रीटमेंट की जरूरत ही ना पड़े। तो आप हाइजीन मेंटेन करिए, रूटीनली अच्छे से दांतों को साफ रखिए, और एक रेगुलर चेकअप मोस्टली कोशिश कीजिए। अगर आप प्रेगनेंसी के टाइम कर सके तो बेस्ट होगा। अगर तकलीफ नहीं है तो 4th मंथ में प्रेफर कीजिएगा। जैसे ही आप 4th मंथ में आते हैं आप एक डेंटल चेकअप करवा लीजिए कि अगर कोई इश्यू है तो अगले 6 महीने नहीं, सी बेबी होते से ही आप ट्रीटमेंट के लिए नहीं आ पाएंगे। आपको अगले कम से कम 12 महीनों का सोचना है, राइट? 6 महीने प्रेगनेंसी के और उसके बाद 6 महीने जब बेबी एकदम छोटा है और आप उसको नहीं छोड़ के आ सकते, तो एटलीस्ट आपको 12 से 18 महीनों की फ्यूचर की प्लानिंग उस 4th मंथ में करनी है कि भाई अब अगर कुछ इनिशियल है तो उसको ट्रीट कर दीजिए, और अगर गम्स में टार्टर और है जिसकी वजह से मुझे ब्लीडिंग अब प्रेगनेंसी में ज्यादा हो रही है तो उसको ट्रीट करवा सकते हैं, नहीं तो और कुछ नहीं है। जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। आप यहाँ पर आए, आपने अपना कीमती समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मोस्ट वेलकम। दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने जाना कि हमारे मसूड़े हमारे सेहत के लिए कितने जरूरी होते हैं और उनकी देखभाल हमें किस तरह से करनी चाहिए। तो ऐसे ही और विषयों पर जानकारी लेने के लिए हम मिलेंगे संजीवनी के अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखिए।